तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं अपने मामा के यहाँ गर्मियों की छुट्टी में काफी सालों के बाद गया हुआ था। दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत ही ज्यादा थी। मैंने देखा कि गांव के किनारे एक छोटा सा बगीचा था और अब मुझसे वो बगीचा देख रहा नहीं गया, तो मैं दौड़ते उस बगीचे के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। अब मैं उस बगीचे में जाने वाला था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और थोड़ी तेज आवाज़ में मुझे उस आदमी ने कहा, भाग जाओ यहाँ से, कोई इस बगीचे में नहीं जाता है। और उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मेरे मामा के घर छोड़ दिया। और जैसे ही उस आदमी ने मेरे मामा के घर वालों से बताया कि मैं उस बगीचे के पास गया था, तो एकदम से सभी लोगों का चेहरा डर के आगोश में आ गया। आखिर क्यों लोग दिन में ही नहीं जाते हैं उस बगीचे में? क्या है उस बगीचे का रहस्य? तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और मेरा घर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नैका छपरा में है। लेकिन मैं दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में इस वक्त अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 17 साल की है। ये जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे मेरे साथ घटित हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। आज से 1 साल पहले जब मेरे कॉलेज के जून के महीने में गर्मी की छुट्टी हुई थी, तो मैं अपने परिवार के साथ अपने मामा के घर गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए गया। हुआ ये था कि काफ़ी वक्त से शहर में रहने की वजह से मुझे गांव में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरे मामा के गांव में मेरे हम उम्र के काफ़ी लड़के थे। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में मेरी कुछ लड़कों से अच्छी दोस्ती भी हो गई और मैं अब अपने गांव के कुछ नए दोस्तों के साथ आसपास के इलाकों में घूमने लगा। कहते हैं ना कि हर जगह की एक पुराना इतिहास होता है और कुछ जगहें ऐसी भी होती है जो अपने आप में ही कुछ रहस्य को बयां करती है। और गांव में तो अक्सर कोई ना कोई जगह ऐसी मिल ही जाती है जहां लोग जाने से अक्सर कतराते हैं। मैं नया नया अपने मामा के गांव में घूमने आया था, तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। एक शाम मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के किनारे खेतों की ओर घूमने गया हुआ था। खेतों की हरियाली देखते हुए मैं कुछ दोस्तों से बातें कर रहा था और इस दौरान कब दिन ढल गया मुझे पता ही नहीं चला कि तभी मेरी नज़र खेतों के बीचों बीच एक बंद पड़ी मुर्गी फार्म पर पड़ी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा, अरे भाई, ये मुर्गी फार्म इतनी बुरी हालत में बंद क्यों पड़ा है? उस मुर्गी फार्म के आसपास घनी घनी झाड़ियाँ उगी हुई थी। उस मुर्गी फार्म को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे मानो वर्षों से कोई उस मुर्गी फार्म पर नहीं गया हो। मैं उस मुर्गी फार्म की ओर आगे बढ़ा ही था कि तभी मुझे उसी मुर्गी फार्म से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा बगीचा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इन सब के पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है। मैं अब उसी मुर्गी फार्म की ओर देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ने लगा कि तभी मेरे दोस्तों ने मुझे टोकते हुए कहा, भाई आगे मत जाना, इस इलाके में शाम होते ही कोई नहीं जाता है और अगर किसी ने हमें उस जगह में जाते हुए देख लिया तो वो हमारे घर वालों को बता देंगे और हमारे घर वालों को अगर पता चला कि हम उस जगह पर गए थे तो हमारी बहुत डांट पड़ेगी। मैं उनकी बात सुनते पीछे घूम गया और हम अपने घर की ओर लौटने लगे। मेरे दिमाग में अब तरह तरह के विचार उमड़ने लगे थे। कहते हैं ना कि जब हम किसी नई जगह को देखते हैं तो वहां जाने का हमें बहुत ही मन करता है, लेकिन हमें जब पता चले कि वर्षों से वहां कोई नहीं जाता है तो उस जगह पर जाने की हमारी जिज्ञासा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही ठीक अब मेरे साथ भी हो रहा था। मेरे दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह उमड़ रहा था कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि कोई भी उस इलाके में नहीं जाता है। एक तरह से कहा जाए तो मैं मन ही मन ये सोच रहा था कि किसी दिन मैं उस जगह पर जाकर रहूँगा और मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। खैर, इन्हीं सब सोच विचारों में खोया हुआ मैं अपने मामा के घर लौटा और खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन जब मैं बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करता तो मेरी आंखें बंद करते ही अजीब अजीब तरह के उसी मुर्गी फार्म को लेकर दृश्य दिखाई देते और बड़ी मुश्किल से मेरी आंख लगती कि तभी मैंने अपने आप को उसी मुर्गी फार्म में पाया। दरअसल मैंने देखा कि कुछ लोग बड़े ही बेरहमी से एक आदमी का गला रेत कर उसे मार रहे थे, लेकिन मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है। एकदम से मेरी आंख भड़बड़ाते हुए खुली तो मैंने देखा कि सुबह के अभी 4 बज रहे थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस सपने के पीछे का रहस्य क्या है। सुबह सुबह ही मेरा उस सपने की वजह से सिर दर्द होने लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस बारे में मैं पूछूं तो पूछूं किससे।
मेरे गांव के दोस्तों को तो कुछ पता ही नहीं था और घर वालों से पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले ही मेरे घर वाले मुझे कहीं जाने से मना करते रहते हैं। लेकिन मैं उनकी बातों को अनसुना कर घूमने चला जाता था और अगर इस बारे में मैं उनसे पूछता तो मुझे ये डर था कि वो मुझे कहीं जाने भी ना दे। सुबह के 10 बजे मैं किसी को बिना कुछ बताए ही उसी जगह की तरफ बढ़ने लगा और कुछ देर में मैं उस जगह पर भी पहुंच गया। ना जाने क्यों मुझे आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी और मैं थोड़ी दूर से उस बगीचे की ओर देख रहा था और उस बगीचे से कुछ ही दूरी पर वो मुर्गी फार्म भी था। गर्मी की वजह से मेरी हालत बिगड़ने लगी थी और उस बगीचे को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ता उस बगीचे के करीब जा पहुंचा। और अभी मैंने उस बगीचे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने अपना हाथ रखा तो मैं सहम सा गया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे मामा के गांव का एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पीछे खड़ा था। उस आदमी ने मुझसे थोड़ी तेज आवाज में कहा, भाग जाओ यहाँ से, कोई भी इस बगीचे में नहीं जाता है। और फिर जब मैं उस आदमी से पूछने लगा कि आखिर कोई क्यों इस बगीचे में नहीं जाता तो मेरी बात पर उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर सीधा मेरे मामा के घर मुझे लेकर गया और उस आदमी ने मेरे घर वालों से ये बताया कि मैं उसी मुर्गी फार्म के पास वाले बगीचे में जा रहा था। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मेरे घर वालों का चेहरा एकदम से उतर गया और मेरे नाना नानी और अन्य लोगों के चेहरे पर डर के भाव साफ साफ झलक रहे थे। वो आदमी इतना कहकर अपने घर की ओर निकल पड़ा और इधर मेरे नाना नानी मुझे डांटते हुए कहने लगे कि कभी भी उस बगीचे और उस मुर्गी फार्म के नज़दीक बिल्कुल भी मत जाना, कोई भी उस जगह पर नहीं जाता है। मैंने आखिरकार अपने नानी से पूछ ही लिया कि क्यों कोई भी उस बगीचे में और उस मुर्गी फार्म में क्यों नहीं जाता। काफ़ी लोगों के मुँह से मैं यही सुन चुका हूँ। फिर मेरी बात को काटते हुए मेरी नानी ने मुझे डांटते हुए कहा, बस नहीं जाना तो नहीं जाना, आगे मत पूछो। मैं अपना मुंह लटकाए अपने कमरे में जाकर लेट गया और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर जब मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी और मैं अभी अपने कमरे से निकल ही रहा था कि तभी मुझे मेरे नानी की और मेरी माँ की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने चुपके से कान लगाकर सुना तो उनकी बातें सुनकर मैं तो दंगी रह गया। मेरी नानी मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था, अगर इसकी सच्चाई से पता चल गई तो ना जाने क्या क्या सोचेगा ये हमारे बारे में। कि तभी मैंने एकदम से टोकते हुए अपनी नानी से पूछा, कौन सी सच्चाई की बात कर रही हैं आप, क्या है मेरी सच्चाई। मेरी बात को काटते उन्होंने मुझसे कहा, ये तुम्हारी बात नहीं हो रही थी बेटा, तुम जाओ मुंह धो लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अब मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि ज़रूर सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब मुझे ही अपने अतीत के बारे में पता लगाना होगा। पहली बार मैं ऐसे असमंजस में पड़ा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने मन ही मन ये ठान लिया था कि वजह चाहे जो भी हो, मैं इस बगीचे और उस मुर्गी फार्म के रहस्य को पता लगा कर ही रहूँगा। इतना सोचकर मैं अपने कमरे में सोने चला गया और कुछ ही देर में मेरी आंख भी लग गई। मेरी आंख अभी लगी ही थी कि मैं एक अजीब तरह का सपना देखने लगा। दरअसल मैंने देखा कि उसी मुर्गी फार्म में एक औरत जो अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को लिए कुछ लोगों के पैरों में गिड़गिड़ा रही थी और फिर कुछ लोग बड़े ही बेरहमी से शायद उसके पति का गला रेत रहे थे। लेकिन मुझे किसी का चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था कि तभी मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो, शिवम बेटा यहाँ पर आओ। वो धीमी आवाज जैसे मेरे कानों में पड़ी कि एकदम से मेरी आंख खुल गई। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रही हो। मैंने समय देखा तो सुबह के ठीक 4 बज रहे थे और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे साथ ये सब हो क्या रहा है। कल भी मेरी नींद ठीक इसी वक्त खुली थी और आज भी इसी वक्त खुली है। अब धीरे धीरे मैं खुद को और उस मुर्गी फार्म को लेकर तरह तरह के विचार करने लगा कि कुछ तो बात है जो मैं नहीं जानता। आखिर कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी जिसके कारण दिन में भी उस मुर्गी फार्म के इलाके की ओर कोई भी नहीं जाता है। मैं शांत होकर अपने बिस्तर पर बैठा इसी बारे में ही सोच रहा था और सुबह के तकरीबन 9 बजे मैं किसी बहाने से अपने घर से बाहर निकला और मैंने ये ठान लिया था कि मैं उस बंद पड़ी मुर्गी फार्म और बगीचे में जाकर ही रहूँगा। यही सब सोचकर मैं उस मुर्गी फार्म की ओर बड़ी ही तेजी से अकेले ही आगे बढ़ने लगा। मैं जब उस मुर्गी फार्म के अंदर पहुंचा तो ना जाने क्यों मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मुझे कुछ अपनापन सा उस जगह पर महसूस होने लगा। एक अजीब सी शांति मुझे महसूस होने लगी थी। मैंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। मैं उस मुर्गी फार्म के चारों तरफ घूमने लगा कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, शिवम बेटा यहाँ आओ। मैंने गौर किया तो ये वही आवाज़ थी जो हर सुबह मुझे उठने से पहले सुनाई देती थी, जिसे सुनते ही मेरी नींद खुल जाती थी। मुझे ऐसा लगा कि वो आवाज़ उसी बगीचे से आ रही है जिस बगीचे में कोई नहीं जाता। फिर मैं धीमे धीमे कदमों से उसी बगीचे की ओर बढ़ने लगा जिस ओर से मुझे वो आवाज़ आई थी। और जैसे मैं उस बगीचे के बीचों बीच पहुंचा तो मैंने देखा कि एक औरत मुझसे काफ़ी दूरी पर अपने पास आने का इशारा कर रही थी। दूरी काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से मुझे उसका चेहरा तो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत मुझे अपने पास बुला रही है। ना जाने मुझे भी क्या हो गया कि मैं उस औरत की ओर देखता और धीमे कदमों से आगे की तरफ बढ़ने लगा, जैसे मानो मेरा शरीर मेरे वश में ना हो। मैं उसी औरत की ओर देखता हुआ आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे अपनी नानी की आवाज़ सुनाई दी, शिवम शिवम कहाँ हो तुम? जिसे सुनते मैं एकदम से पीछे मुड़ा और मेरे पैर एकदम से ईंट की छोटी टुकड़ी से जोर से जा टकराई और मैं मुंह के बल धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मैं अभी उठ ही रहा था कि तभी एकदम से मेरी नज़र एक धागे से जा टकराई। मैंने उसे हाथ में उठाकर थोड़े ध्यान से देखा तो वो एक बहुत ही पुराने ज़माने का मंगलसूत्र था। मेरे छूते ही वो एकदम से टूट गया और मैं उस मंगलसूत्र को वहीं छोड़कर अपने आप को नानी की नज़रों से बचाते हुए बड़े ही मुश्किल से उस बगीचे से निकला और मैं अपनी नानी के पास जा पहुंचा। मेरी नानी मुझे देखते ही समझ गई कि मैं ज़रूर उस बगीचे में गया था। मुझे डांटते हुए मेरी नानी घर ले आई और तो और उन्हें पहले ही किसी ने ये बता दिया था कि मैं उस मुर्गी फार्म की तरफ गया था। इस बात को लेकर मेरी नानी मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई, तो मैंने अपने नानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहा, ठीक है नानी, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे ये बताओ, उस मुर्गी फार्म और बगीचे की ओर कोई जाता क्यों नहीं है? कई दिनों से मुझे अजीब तरह के सपने आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई मुझे बुला रहा है। ना जाने क्यों मैं अपने आप ही उस ओर खिंचा चला जा रहा हूँ। मेरे इतना कहते मेरी नानी के चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें बताने के लिए बार बार टोकने लगा और मेरे कई बार पूछने पर मेरी नानी ने थोड़ी गुस्से में मुझसे कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है ना, तो सुनो, तुम जिन्हें अपना माँ बाप समझते हो, असल में वो तुम्हारे माँ बाप नहीं है। दरअसल आगे उन्होंने बताया कि आज से तकरीबन 16 साल पहले इसी गांव में एक बहुत ही बड़े व्यापारी यानी तुम्हारे पिता ने वो मुर्गी फार्म बनाया। उस वक्त तुम लगभग 8 महीने के थे। तुम्हारे असल पिता बहुत ही गंभीर किस्म के आदमी थे। उन्हें ये फिजूल में किसी से बात करना पसंद नहीं था। ना जाने उनकी खुशियों की किसकी नज़र लग गई। तुम्हारे पिता के बगल के गांव के साहूकार से ना जाने क्या अनबन हो गई कि तुम्हारे पिता को वो मारने पर उतारू हो गया। अभी उस मुर्गी फार्म को बने कुछ ही दिन हुए थे कि वो साहूकार तुम्हारे पिता से झगड़ते हुए तुम्हारे घर जा पहुंचा और उसने गुस्से में गालियां देते हुए तुम्हारे पिता से कहा कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने थोड़ी हैरानी से अपनी नानी से पूछा, ऐसी क्या बात हो गई थी कि वो साहूकार उन्हें मारने के लिए उतारू हो गया? मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी नानी ने मुझसे जवाब देते हुए कहा, दरअसल ये मसला उस ज़मीन को लेकर हुआ था जिस पर वो मुर्गी फार्म बना हुआ है। वो ज़मीन उसी साहूकार की थी, लेकिन उसके पिता ने ये ज़मीन किसी को बेच दी थी और उस इंसान से तुम्हारे पिता ने ये ज़मीन खरीद ली। जलन के मारे वो साहूकार तुम्हारे पिता से उस ज़मीन को कम दाम में खरीदने की कोशिश करने लगा। यहीं से उन दोनों के बीच में ये विवाद होना शुरू हो गया और एक दिन अचानक ही सभी गांव वाले उसी मुर्गी फार्म के पास एक झुंड में खड़े थे। पता चला कि तुम्हारे पिता को बड़े ही बुरी तरह से गला रेत कर उन लोगों ने मार दिया था और तुम्हारी माँ उसी बगीचे में फांसी लगाकर एक पेड़ से झूल रही थी और तुम वहीं ज़मीन पर बेहोश पड़े थे। मेरी बेटी की शादी के काफ़ी साल गुजर गए थे, लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। इस वजह से उसने तुम्हें गोद ले लिया और उस दिन के बाद से उस जगह पर कोई बसने की कोशिश करता है तो वो उस दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तब से आज तक उस इलाके में कोई भी नहीं जाता। दोस्तों, अपनी नानी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनकर मैं तो भावुक हो गया
और मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया और फिर देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे एक औरत सफ़ेद साड़ी में मेरा हाथ पकड़कर शमशान घाट की ओर ले जा रही थी और मैं एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस कर रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझ पर पानी की छींटे मार रहा है और मेरी एकदम से आँख खुली तो मैंने अपने सामने देखा तो मेरी माँ और मेरी नानी रोए जा रही थी और मेरे ठीक सामने एक पुजारी बाबा खड़े थे। उन्होंने अपने कमंडल से गंगा जल की छींटें मुझ पर मारी थी। मुझे अपने घर वालों से पता चला कि मैं 24 घंटे से ज़्यादा वक्त से लेटा हुआ था। मैंने पंडित जी को सारी बात बताई तो उन्होंने मेरे घर वालों को बताया कि उस औरत की आत्मा इसे अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी पंडित जी ने बताया कि एक महायज्ञ कराना होगा और इस बालक के हाथों ही इसके असल माता पिता को पिंडदान करना होगा। तत्पश्चात ही ये इस भार से मुक्त हो जाएगा। और विधि पूर्वक मैंने अपने असल माता पिता को पंडित जी के कहने पर पिंडदान किया और पंडित जी ने मेरे गले में एक ताबीज़ पहना दिया और मेरे घर वालों से कहने लगे कि इस गांव में इस बालक को दोबारा मत लाना। फिर कुछ ही दिनों में मैं अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आया और उसके बाद से आज तक मुझे उस औरत के सपने आने एकदम से बंद हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।